अब हम एक एक करके कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं। सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। ओके, कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न का मतलब होता है बिजनेस एंटरप्राइज। बिजनेस एंटरप्राइज के कई सारे टर्म्स हैं जो अकाउंटिंग में पूरे यूज होते रहेंगे, उनको मैं एक साथ यहां पर एक बार में लिख देता हूं ताकि आगे चल के अगर कोई भी ऐसा कोई नया टर्म आए तो कंफ्यूजन ना रहे। तो अगर मैं बिजनेस बोलूं, बिजनेस या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज या बिजनेस एंटिटी या बिजनेस कंसर्न, ये सारे टर्म्स सिनोनिमस हैं, ये सारे टर्म्स इंटरचेंजेबल हैं। तो हो सकता है कई बार सिर्फ कंसर्न लिखा हो, इसका मतलब वही है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हो सकता है कई बार सिर्फ एंटिटी लिखा हो या बिजनेस एंटिटी लिखा हो। तो इन ये पांचों वर्ड्स, 1 2 3 4 5, हाँ, ये पांचों वर्ड्स एक ही चीज कन्वे करते हैं जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कंसर्न का मतलब हो गया बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, गोइंग का मतलब क्या है? चले जा रहा है, चले जा रहा है, चले जा रहा है। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे, आप जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, तो ये अज्यूम करके बनाओ, ये इस इंटेंशन से बनाओ कि आपका बिजनेस एक इनडेफिनिट पीरियड तक गो ऑन करेगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन गो ऑन करती रहेगी इनडेफिनिट पीरियड तक, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट बस इतना ही कहता है कि आप जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओ तो ये अज्यूम करके बनाओ या ये मान के बनाओ कि आपकी जो इंटेंशन है अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने की फॉरएवर की है, राइट। तो इसका मतलब है बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड। फोरसीएबल मतलब चले जा रहा है, ठीक है, जो दिख रहा है। इसको मिटा दूं तो ये हो गया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे हम लोग पढ़ाई करते हैं, तुम भी पढ़ाई करते हो, मैं भी पढ़ाई करता हूं। मेरी पढ़ाई करने की जो आदत है वो क्या है कि मुझे एक पिन ड्रॉप साइलेंस वाला एक रूम चाहिए, एक टेबल चाहिए, चेयर चाहिए, जिसमें मैं बैठ के आराम से अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, बिल्कुल शांति से मैं ऐसी पढ़ाई कर रहा हूं। कई लोग हो सकता है चलते चलते पढ़ाई करते हो, घूमते फिरते, कई लोग टीवी देखते देखते पढ़ाई करते हैं। इवन मैं भी जब मैथ्स करता हूं तो मैं गाने सुनते सुनते पढ़ाई करता हूं। इससे क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? Obviously not. No parent will ever force his or her, no parent would ever force his child कि नहीं तो इसी तरीके से पढ़। As long as उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है, as long as उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो किसी पेरेंट को कोई दिक्कत होगी नहीं। हाँ, वो कुछ रेकमेंड जरूर कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है भाई, जैसे पढ़ रहा है तो पढ़, बस तेरे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, राइट। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा हूं। ओके, मैं पढ़ रहा हूं, मेरी हमेशा से यही आदत है, मैं 10-15 साल से ऐसे ही पढ़ता हूं, ठीक है। हर टेस्ट में मेरे सपोज 90, 95, 92, 93 इसी तरह से परसेंटेज आ रहा है ना। सपोज एक टेस्ट मेरा होने वाला है, लेकिन उससे पहले मेरे घर पे कुछ गेस्ट्स आ गए और वो मेरे घर पे रुके हैं, सॉरी मेरे घर पे तो रुके हैं, ये मेरे रूम में रुके हैं। अब मेरे रूम में वो पढ़ाई वाला एटमॉस्फेयर तो रहा नहीं। जिस तरीके से मैं अभी तक पढ़ रहा था, अब मैं उस तरीके से तो नहीं पढ़ पाऊंगा। अब मैं या तो किसी और रूम में बैठूंगा, कहीं चलूंगा, कहीं इधर उधर धक्के खाऊंगा, तब जाके पढ़ पाऊंगा। तो उससे मेरी परफॉर्मेंस पे डेफिनेटली फर्क आएगा, आएगा ही आएगा। तो क्या ये कहना ठीक होगा कि निशांत बिगड़ गया है? नहीं, सिचुएशंस ऐसी थी, जिस मेथड से, जिस तरीके से निशांत अभी तक पढ़ रहा था, निशांत अगर उसी मेथड से पढ़ता तब आप देखते, तब रिजल्ट वैसा ही आता। या अगर तब रिजल्ट खराब आता तब आप बताते कि निशांत बिगड़ गया। लेकिन अब तो वो जो मेथड, जिस मेथड से वो पढ़ रहा था वो तो है ही नहीं। हाँ, कोई इंसान रिजल्ट देके तो तुरंत बोल देगा कि यार अभी तक तो निशांत के 90s में आते थे, अब अचानक से 70s में आ गए, निशांत तो बिगड़ रहा है।
लेकिन अगर मैंने उन्हें अपनी सिचुएशन बताई कि नहीं यार मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा पढ़ने का तरीका कुछ और था, इस बार कुछ और तरीके से मुझे पढ़ना पड़ा, देन दे विल अंडरस्टैंड, राइट। यही है कंसिस्टेंसी, कि जो मेथड आपने शुरू किया आप उसी मेथड को ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर फॉलो कर रहे हो। जहां आपने चेंज किया वहां आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, कि जब आपका मेथड चेंज हुआ तब आपको डिस्क्लोज करना चाहिए क्यों ऐसा किया गया, जिससे प्रीवियस ईयर्स से, प्रीवियस टेस्ट से जो परफॉर्मेंस है उसको कंपेयर किया जा सके। मेरी परफॉर्मेंस 92 से अगर 93 हो जाती है तो ये मेरा मेथड सेम है पढ़ने का, तो ये कंपेरेबल है। लेकिन मेरी परफॉर्मेंस 93 से सीधा 70 चली जाती है बिकॉज द वे इन विच आई यूज्ड टू स्टडी हैज चेंज्ड, तो ये कंपेरेबल नहीं है, ठीक है, मुझे इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो अकाउंटिंग में भी क्या होता है, कुछ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस ऐसे होते हैं जिन्हें रिकॉर्ड करने के जो तरीके होते हैं वो एक से ज्यादा कई बार अकाउंटेंसी प्रिस्क्राइब कर देती है कि आपके ऐसे मर्जी हो आप ऐसे कर लो, ऐसे मर्जी हो ऐसे कर लो। लेकिन साथ ही साथ अकाउंटेंसी ये बताती है कि जो मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग दैट ट्रांजैक्शन आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में फर्स्ट टाइम के लिए यूज किया, आप उसी मेथड को कंटिन्यूअसली ईयर आफ्टर ईयर फॉलो करोगे। अगर आप चेंज करना चाहते हो तो वो मेथड आपको, तो ये चीज आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि अभी तक मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा था, अब मैं ये वाला मेथड यूज कर रहा हूं। अगर मैंने पुराना ही वाला मेथड यूज किया होता तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन पे, मेरे इनकम स्टेटमेंट पे इतना इतना इफेक्ट आता, ये मुझे डिस्क्लोज करना पड़ता है। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि सिमिलर अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी फॉलोड एवरी ईयर। डन। अब एक तीसरा कॉन्सेप्ट आता है अक्रूवल। अक्रूवल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसको समझने के लिए एक बार फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे एग्जाम्स में हॉट्स आते हैं, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो अभी अगर तुम्हें ये पता करना है कि यार हॉट्स का पैटर्न क्या है, तो तुम पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाओगे, देख लोगे, आजकल हर बुक में भी हैं। याद करो जब सीबीएसई ने सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया होगा हॉट्स का कॉन्सेप्ट, तो वो बैच कितना बदनसीब रहा होगा, कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, और वो बैच मेरा बैच था। 2007 में सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किए थे हॉट्स। 2007 में मेरे 12th के बोर्ड्स थे, नहीं शायद 10th के बोर्ड से, 10th के बोर्ड से 2007 में। और किसी को कोई आइडिया नहीं था कि हॉट्स होंगे क्या, बस नोटिफिकेशन आ गया सीबीएसई का कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस आएंगे। ना टीचर्स को कोई नॉलेज कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ना किसी बुक में दिया हुआ है। किसी एक टीचर ने बताया कि कोई एक पब्लिशर है दिल्ली में, वो उसकी जो एक बुक होती है उसमें कुछ सैंपल क्वेश्चंस दिए हुए हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, जब मार्केट में एक ही ऐसी बुक है तो सोचो उसकी कितनी शॉर्टेज होगी। किसी और लोकल बुक स्टोर पे नहीं मिल रही है, उसके लिए वहां आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। हम नोएडा में बैठे हैं, ठीक है। मेरे यहाँ से उस समय इत्तेफाक से किसी को वहां पर जाना था, उस एरिया में जाना था, तो मेरे लिए आसान था, मैं उनसे बोल देता, वो मेरे लिए बुक ले आते। मैंने अपने एक दोस्त को बोला कि भाई तू बोल तो मैं तेरे लिए भी बुक मंगा देता हूँ। उसने कहा भाई मंगा दे, पैसे मैं तेरे को बाद में दे दूंगा। अब लेकिन वो बात जो है वो फैल गई। उसने अपने किसी और से बोला कि यार निशांत से बोल दे, निशांत मंगवा रहा है तो वो आ जाएगा। तो ऐसे करते करते कम से कम 10-15 लोग आ गए थे, और ये सच्ची कहानी है। ऐसे करते करते 10-15 लोग आ गए थे। कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ हेवी क्लासमेट्स थे, तो उन लोगों ने कहा भाई मंगा दे, हम लोग तेरे को पैसे दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद मैं करीब 10-15 बुक्स लेके आ गया और मैंने सबको बांट दी। कुछ लोगों के पास तो उस दिन पैसे थे तो उन लोगों ने मेरे को पे कर दिया, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं थे। तो क्या जिन लोगों ने मुझे पैसे नहीं दिए मैं उन्हें भूल जाऊं? नहीं, मुझे याद तो रखना पड़ेगा ना कि यार मुझे हार्दिक से पैसे लेने हैं, या मुझे पलक से पैसे लेने हैं, मानिक से पैसे लेने हैं, मुझे ये सब याद तो रखना पड़ेगा। और नीट फॉर अकाउंटिंग में हमने देखा था कि ये सारी चीजें याद रखना इम्पॉसिबल है, इसलिए हम उसको नोट डाउन करते हैं। तो मैंने जब बुक दे दी, मुझे पेमेंट नहीं मिला, तब भी मैंने उसे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तो रिकॉर्ड किया, जिससे मुझे याद रहे कि मुझे उससे पैसे कलेक्ट करने हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट यही चीज कहता है।
ट्रांजैक्शन जब एंटर कर रहे हो आप उसे तभी रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे मिले हो चाहे ना मिले हो, चाहे पैसे दिए हो चाहे ना दिए हो। वो आपका अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस आपका अक्रू कर गया, अगर आपकी इनकम है तो इनकम आपकी अक्रू कर गई। लेकिन जिस समय ट्रांजैक्शन में आपने एंटर किया है आप उसी समय उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करो, ना कि तब जब सेटलमेंट हो। क्योंकि उससे होगा क्या, मैं तो सारा भूलता चला जाऊंगा। यार 10 बच्चों ने पैसे नहीं दिए मेरे को, मैं अगले दिन भूल गया, कुछ लोगों ने 2-3 लोगों ने दे दिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मेरा तो लॉस हो गया। ऐसे किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होता रहेगा। तो अक्रूवल कॉन्सेप्ट बस इतना सा कहता है कि रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हेन द ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस, राइट। Record the transaction when it has been entered into and not when settlement takes place। ठीक, अभी तक हम लोगों ने 3 कॉन्सेप्ट्स पढ़े, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस। इन 3 कॉन्सेप्ट्स को बेसिक अकाउंटिंग अजम्पशंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये अज्यूम किया जाता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अगर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी तो वो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और अक्रूवल के बेसिस पे ही बनाएगी। अगर नहीं बनाती है तो उसे वो चीज डिस्क्लोज करनी पड़ती है। डिस्क्लोज वो कहां करे? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बनाए जाते हैं तो उसके साथ साथ एक और चीज बनती है जिसे कहते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स बेसिकली एक एनेक्चर होता है जो सारी सिग्निफिकेंट चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड बताता है। जो लोग भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ रहे हैं वो लोग नोट्स टू अकाउंट्स देख के जितनी भी सिग्निफिकेंट चीजें हैं, पॉलिसीज कौन कौन सी फॉलो हुई हैं, कोई कंसिस्टेंसी में कोई गैप है या नहीं है, मतलब कंसिस्टेंसी के बेसिस पे बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, वो सारी चीजें नोट्स टू अकाउंट्स में लिखी जाती हैं। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सोचती है कि यार ठीक है, अभी तक मैं इस ट्रांजैक्शन को इस तरह से रिकॉर्ड कर रहा था, अब मैं दूसरे तरीके से रिकॉर्ड करूंगा, तो कंसिस्टेंसी ब्रेक हो गई, तो उसे नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाला ट्रांजैक्शन अभी तक इस मेथड से होता था, अब दूसरे मेथड से होगा। डन। तो बेसिक अकाउंटिंग असम्पशंस हो गए गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्रूवल। गोइंग कंसर्न कहता है द कंसर्न विल गो ऑन फॉरएवर, बिजनेस शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है द सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज शुड बी फॉलोड ईयर आफ्टर ईयर। एंड अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन व्हेन इट हैज बीन एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन सेटलमेंट टेक्स प्लेस। राइट, अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं। पेज 5 पे है सबसे नीचे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। According to this concept, it is assumed that the business shall continue for a foreseeable period and there's no intention to close the business or scale down its operations significantly, right? This implies that it will not be dissolved in the immediate future unless there's a clear evidence of closure, right? Consistency concept. As we'll move forward and study accounting in detail, we'll come to know that there are certain rules to record certain types of transactions in the books of accounts. Many a times, more than one rule could be present to record a particular type of transaction. The business entity can choose to follow any one of those rules for recording that type of transaction for the first time. However, in the subsequent years, such rules should not be changed. That is, same rule should be followed to record that type of transaction subsequently. This is known as consistency concept. According to the consistency assumption, accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. The concept helps in better understanding of accounting information and makes it comparable with the previous years.
पिछले सालों से जो कंपेयर हो जाती है। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, according to accrual assumption, a transaction is recorded in the books of accounts at the time when it is entered into and not when settlement takes place. For example, if goods are sold in the current accounting period, that is current year, but the payment is to be received after the current accounting period, even then that sale is recorded in the books of accounts of the current accounting period. Similarly, if purchases are made in the current accounting period but payment towards them is to be made in the next accounting period, those purchases should be recorded in the current accounting period itself. Accounting period का मतलब अभी फिलहाल के लिए साल समझो, बाकी जब accounting period concept समझेंगे तब clear हो जाएगा. The above three concepts, that is going concern, consistency and accrual, are considered as a basic assumptions of accounting. That is, it is assumed that any enterprise will definitely follow these three principles while preparing their books of accounts. After preparing the financial statements, an annexure called the notes to accounts is also prepared. In this annexure, any significant information relating to the financial statements or any additional information is disclosed for the users of financial statements. For example, as discussed above in the consistency concept, sometimes there exists multiple rules relating to a particular type of transaction. Hence, it becomes important to mention in the notes of accounts the rule or the method used for recording that particular type of transaction. If any enterprise decides not to follow either of the above three basic assumptions, that is going concern, consistency and accrual, only then it will have to disclose such facts along with the reasons for deviation. मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में आपको ये बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मैंने अपने अकाउंट्स गोइंग कंसर्न के बेसिस पे बनाए हैं, मैंने अपने अकाउंट्स कंसिस्टेंसी के बेसिस पे बनाए हैं, मैंने अपने अकाउंट्स अक्रूवल के बेसिस पे बनाए हैं. ओनली व्हेन यू डू नॉट फॉलो आइदर ऑफ दीज थ्री मेथड्स किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में, तब आपको नोट्स टू अकाउंट्स में उसको मेंशन करने की जरूरत होती है. क्यों नहीं फॉलो किया ये भी आपको मेंशन करना पड़ता है. डन. नीचे वही वाला चार्ट दिया हुआ है जो मैंने यहां पर बनाया है. हो गया.